और गांव में बेचता था। इसी से उसका गुजारा चल रहा था। एक दिन, माधव बेटा, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, जरा रुककर 2 टुकड़े तो खा ले। माँ, जब तक ये घरे तैयार नहीं हो जाते तब तक खाना खाना ठीक नहीं। आज पूरा काम करना होगा, नहीं तो बाजार में बेचने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन बेटा, सुबह से तूने बस पानी पिया है, शरीर भी तो साथ देना चाहिए। खाली पेट कब तक मेहनत करेगा? माँ, मेहनत करने वाले का पेट भी उसकी मेहनत देखकर शांत हो जाता है। पहले ये घरे बना लूं, फिर तेरे हाथ की रोटी खाऊंगा। इसके बाद शारदा उठकर चूल्हे की ओर बढ़ती है। उसी गांव में धनीराम नाम का एक सेठ रहता था, जो माधव से कम दाम में घरे खरीदकर उन्हें महंगे दामों में लोगों को बेचता था। मालिक, आज के तो सारे घरे बिक गए। चलो चलकर आज माधव से कुछ घरे लाते हैं। सुना है वो बहुत अच्छे घरे बनाता है। हाँ, तुम ठीक कहते हो, चलो। सेठ धनीराम और उसका नौकर माधव के घर की ओर चल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर सेठ धनीराम माधव से कहता है, अरे ओ माधव, सुना है कि इस बार तेरी कारीगरी और भी निखर गई है। सेठ जी, मैं इसके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, बस ऐसे ही भगवान की कृपा रहे। भगवान की कृपा तो देखूंगा बाद में, पहले ये बता, मेरे लिए अच्छे और मजबूत घरे बना सकता है या नहीं? हाँ सेठ जी, बना दूंगा। कितने घरे चाहिए? 50 बड़े घरे, लेकिन सुन, अगर कोई भी घरा टूटा या खराब हुआ तो पैसे नहीं दूंगा। और सुन माधव, 3 दिन में ये घरे तैयार कर देना। सेठ जी, आप भरोसा रखिए, मैं आपको सुंदर और मजबूत घरे बनाकर दूंगा। सेठ धनीराम हाँ में सिर हिलाकर चला जाता है। माधव अपनी माँ की ओर देखता है। उनके चेहरे पर आशा की हल्की मुस्कान आ जाती है। शारदा चूल्हे से उठकर माधव के पास आती है। 50 घरे एक हफ्ते में? ये कैसे होगा राम? मेहनत से सब कुछ हो सकता है माँ। अगर हम दिन रात एक कर दें तो ये काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैं भी तेरे साथ बैठकर काम करूंगी। तेरा हाथ मिट्टी में होगा तो मेरा हाथ भी चाक के पास रहेगा। माँ, आपका साथ और विश्वास मुझे हर मुश्किल से निकाल सकता है। माँ बेटे अपनी गरीबी को भूलकर काम में लग जाते हैं। मिट्टी के चाक पर घरे बनते जाते हैं और उनके साथ साथ उनकी उम्मीदें भी बढ़ती जाती हैं। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही माधव और उसकी माँ फिर से काम पर लग जाते हैं। घरे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब उन्हें पकाने के लिए भट्टी में रखना है। माधव, जरा ध्यान से रखना, कहीं कोई घरा टूट न जाए। हाँ माँ, ये घरे हमारी मेहनत की पहचान है। इनका सही सलामत रहना ही हमारी मेहनत का असली फल है। माधव एक एक करके सभी घरों को भट्टी में रखता है और आग जलाता है। भट्टी जलने लगती है और धीरे धीरे आग तेज होती जाती है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। फिर रात के समय अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो जाती है। माधव और उसकी माँ घबराकर बाहर की ओर दौड़ते हैं। बेटा, ये आंधी और बारिश कहीं भट्टी को नुकसान न पहुंचा दे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अगर भट्टी बुझ गई और घरे टूट गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। माधव दौड़कर भट्टी की ओर भागता है, लेकिन तेज हवा और पानी से आग धीरे धीरे बुझने लगती है। कुछ घरे गिरकर टूट जाते हैं। माधव भट्टी को बचाने की कोशिश करता है, पर कुदरत की मार के आगे उनकी मेहनत बेबस दिख रही थी। इसके बाद बारिश रुक जाती है। रामलाल भट्टी के पास बैठा टूटी मिट्टी को हाथ में लेकर उदास बैठा होता है। पास में खड़ी माधव की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, कुछ घरे बच तो गए हैं ना? नहीं माँ, आधे से ज्यादा घरे टूट चुके हैं। अब सेठ धनीराम को क्या जवाब दूंगा? हम फिर से कोशिश करेंगे बेटा। जब तक हिम्मत है तब तक रास्ता भी मिलेगा। हाँ माँ, मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते। मैं भी हार नहीं मानूंगा। माधव फिर से चाक के पास जाकर बैठ जाता है और नए घरे बनाने लगता है। उसकी माँ भी उसके साथ बैठकर काम में लग जाती है। बेटा, कितने घरे अभी और बनाने होंगे? कम से कम 30 घरे और बनाने होंगे माँ, वरना सेठ धनीराम पैसे नहीं देगा और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। तो फिर देर किस बात की? चल, हम दोनों मिलकर दिन रात एक कर देंगे। दोनों खूब जमकर मेहनत कर रहे थे। माधव चाक पर तेजी से काम करने लगता है और उसकी माँ घरों को संभालने लगती है। इस प्रकार 3 दिन बीत जाते हैं।
घरे तैयार हो चुके थे। माधव और उसकी माँ उन्हें भट्टी में पकाने के लिए रखते हैं। हे भगवान, इस बार हमारी मेहनत सफल करना। अगर सच्चे दिल से मेहनत की है तो इसका फल भी जरूर मिलेगा माँ। भट्टी जलती है। इस बार माधव और उसकी माँ पूरी सावधानी बरतते हैं। वे पूरी रात जागकर भट्टी की देखभाल करते हैं। अगली सुबह भट्टी ठंडी होती है। माधव और उसकी माँ घरों को बाहर निकालते हैं। बेटा, इस बार सारे घरे अच्छे बने हैं। हाँ माँ, हमारी मेहनत रंग लाई। माधव बैलगाड़ी पर घरे लादता है। पास खड़ी उसकी माँ उससे कहती है, बेटा, सेठ धनीराम को घरे पसंद आ जाएंगे ना? हाँ माँ, अगर मेहनत सच्ची हो तो उसका मूल्य भी सही मिलता है। इसके बाद माधव बैलगाड़ी लेकर सेठ धनीराम के घर की ओर निकलता है। माँ दरवाजे पर खड़ी प्रार्थना करती है। माधव अपनी बैलगाड़ी में घरे लेकर सेठ धनीराम की हवेली के बाहर पहुंचता है। वहां पहुंचकर माधव कुछ घरों को उतारकर सेठ धनीराम के सामने रखता है। घरें तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इनकी मजबूती तो परखनी पड़ेगी। सेठ घरों को ध्यान से देखता है। सेठ नौकर को इशारा करता है। नौकर एक घड़ा जमीन पर हल्का पटकता है। घड़ा सही सलामत रहता है। हाँ, बढ़िया माल बनाया है। पर देख माधव, तू तो जानता है इस बार बाजार में भाव बहुत कम है। मैं तुझे पूरे 50 घरें के सिर्फ आधे पैसे ही दे सकता हूँ। माधव चौंक कर सेठ को देखता है। माँ की मेहनत, भूख और बीती रातें उसकी आंखों के सामने घूम जाती हैं। लेकिन सेठ जी, हमारी मेहनत का पूरा हक बनता है। हमने दिन रात एक कर दिए हैं। ये घरे पूरे दाम के हकदार हैं। मेहनत तो सभी करते हैं माधव, लेकिन सौदा तो बाजार के हिसाब से तय होता है। तुझे देना हो तो दे, वरना किसी और को बेच दे। पास में खड़ी सेठ की बेटी नेहा यह सब देख रही थी कि किस तरह उसका बाप बेचारे माधव के साथ धोखा कर रहा था। नेहा माधव को बहुत पसंद करती थी और उसके साथ विवाह भी करना चाहती थी, लेकिन अपने पिता के डर के कारण वह चुप थी। उधर सेठ की बात सुनकर माधव की आंखों में चिंता झलकने लगती है। कुछ देर के लिए वह चुप हो जाता है, फिर धीरे से बोलता है, नहीं सेठ जी, मैं अपनी मेहनत के साथ अन्याय नहीं कर सकता। अगर आप पूरा मूल्य नहीं देंगे तो मैं कहीं और बेच दूंगा। सेठ धनीराम को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है। हाँ, इस गांव में मेरे बिना तेरा घरें कौन खरीदेगा? तू अपनी औकात भूल गया माधव। औकात मेहनत से बनती है सेठ जी। मैं अपनी मेहनत का सही दाम लूंगा, चाहे देर ही क्यों न लगे। माधव अपने घड़े वापस बैलगाड़ी में रखता है और बिना कुछ बोले वहां से चल पड़ता है। माधव को इस तरह जाता देख नेहा बहुत दुखी होती है और सेठ धनीराम भी झुंझलाकर उसे जाते हुए देखता है। माधव बैलगाड़ी लेकर बाजार के बीच में खड़ा हो जाता है। लोग इधर उधर आ जा रहे थे। तभी कुछ ग्राहक माधव के पास आते हैं। ये घरे कितने में दोगे कुम्हार जी? भाई, घरे बहुत अच्छी मिट्टी के हैं और बहुत मजबूत और टिकाऊ है। आपको सही दाम लगा दूंगा। ग्राहक कुछ देर मोल भाव करता है और बाद में घड़ा खरीद लेता है। धीरे धीरे कुछ और लोग आते हैं। आपने तो बहुत अच्छे घरे बनाए हैं, मुझे भी चाहिए। मेरे घर के पुराने घरे टूट गए हैं। धीरे धीरे लोग माधव के घरे खरीदने लगते हैं। शाम होते होते माधव के सारे घरे बिक जाते हैं। तभी वहां एक व्यापारी आता है। व्यापारी सजीले कपड़े पहन रहा होता है। वह माधव से कहता है, मैंने सुना कि तूने सेठ धनीराम का सौदा ठुकरा दिया। बड़ी हिम्मत वाला इंसान लगता है तू। हिम्मत नहीं, बस अपनी मेहनत का सही मूल्य चाहता हूँ साहब। बहुत अच्छी बात है। मुझे अपने गांव के लिए 500 घरे चाहिए और मैं तेरी मेहनत का पूरा दाम दूंगा। बता कब तक बना देगा? यह सुनकर माधव खुश हो जाता है। वह सोचता है, मुझे इतना बड़ा मौका मिला है, क्यों ना कुछ लोगों को अपने साथ जोड़कर इस काम को पूरा किया जाए। सुनो साहब, इसके लिए आपको हमें 20 दिन का समय देना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें 20 दिन का समय देता हूँ। जल्दी से मुझे ये घरे तैयार करके दो। इसके बाद माधव खुशी से घर की ओर चल देता है। उधर सेठ धनीराम का नौकर उसे माधव की सारी बात बता देता है। मालिक, माधव ने तो सारे घरे अच्छे दामों पर बेच दिए। सब लोग उससे घरे खरीदकर बहुत खुश हैं और एक व्यापारी ने उसे 500 घरें खरीदने को कहा है। मालिक, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी। आपको कुछ करना होगा। हाँ, तुमने सही कहा। यदि सब लोग उससे घरें लेने लगेंगे तो हमारी तो दुकान ठप पड़ जाएगी।
पर तुम चिंता मत करो, मैं इस माधव को ऐसा नहीं करने दूंगा। उधर माधव घर पहुंचता है। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है। बेटे, तुझे पूरे दाम मिले ना? हाँ माँ, आज हमारी मेहनत का असली फल मिला है। अब हमारे दिन बदल सकते हैं। सुबह का समय। माधव की माँ चूल्हे पर खाना बना रही थी और माधव अपनी बैलगाड़ी ठीक कर रहा था। माधव की माँ थाली में खाना परोसकर माधव के पास आती है। ले बेटा, खाना खा ले। इसके बाद माधव खाना खाने लगता है और उसकी माँ भी उसके पास बैठ जाती है। बेटा, आगे क्या करेगा? माँ, मैं चाहता हूँ कि अब सिर्फ हमारे गांव में नहीं, आस-पास के गांव में भी अपने घरे बेचूं। वहां अच्छे दाम मिलेंगे और हमारी कला की पहचान भी बढ़ेगी। और तो और माँ, एक व्यापारी ने मुझे 500 घरे बनाने को कहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए और ज्यादा घरे बनाने होंगे। हाँ, और इसके लिए मुझे और मजदूरों की मदद भी लेनी होगी। मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव के दूसरे कुम्हार भी इस काम में जुड़े। इसके बाद माधव गांव में जाता है और अपने जैसे कुछ और कुम्हारों को इकट्ठा करता है। सुनो भाइयों, मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर काम करें। अगर हम अपने घरों को दूसरे गांवों तक पहुंचाएं, तो हमें अच्छा मुनाफा मिलेगा और कोई हमें ठगेगा भी नहीं। लेकिन माधव, दूसरे गांव तक घरे पहुंचाना इतना आसान नहीं है। रास्ते में बहुत जोखिम है, और अगर वहां के व्यापारी हमें ठगने लगे तो? देखो, अगर हम एक साथ मिलकर काम करें और सही योजना बनाएं, तो हमें कोई नहीं हरा सकता। जो जोखिम हम अकेले नहीं उठा सकते, वो साथ मिलकर जरूर उठा सकते हैं। सब कुम्हार आपस में देखते हैं। कुछ देर की चुप्पी के बाद एक कुम्हार बोलता है। माधव सही कह रहा है, हमें सेठ धनीराम जैसे लोगों की मोहताजगी से बाहर निकलना होगा। मैं इसके साथ हूँ। हम भी तैयार हैं। सेठ धनीराम का नौकर चुपके से सारी बातें सुन लेता है और तेजी से दौड़कर धनीराम के पास जाता है। मालिक, आज माधव ने गांव के सभी कुम्हारों को इकट्ठा कर घरे बनाने की योजना बनाई है और वो लोग आज से ही काम शुरू कर देंगे। मैं इस माधव को छोड़ूंगा नहीं। सुनो, अपने साथ कुछ लोगों को इकट्ठा करो और रात के समय चुपके से जाकर सारी भट्टियों को तोड़ दो। मैं भी देखता हूं कि आखिर ये घरें कैसे बनता है। उधर माधव और गांव के कुम्हार मिलकर बड़े पैमाने पर घरे बनाने लगते हैं। महिलाएं भी उनके साथ घरे बनाने में मदद करती हैं। घरे बनाते बनाते उन्हें शाम हो जाती है। फिर वे सभी घरों को पकाने के लिए भट्टी में रख देते हैं। रात का समय, जब सभी कुम्हार सो जाते हैं, तभी सेठ धनीराम के आदमी वहां आकर सारी भट्टियों और घरों को तोड़कर भाग जाते हैं। अगली सुबह जब माधव और दूसरे कुम्हार खाने में पहुंचकर देखते हैं, तो सारी भट्टियां और घरें टूटे होते हैं। यह देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यह कैसे हुआ? हमने तो सब कुछ ठीक से किया था। बेटा, हो न हो, यह सेठ धनीराम की साजिश है। हाँ, वह नहीं चाहता कि हम लोग खुद के दम पर अपना काम शुरू करें और आगे बढ़े। माधव कुछ देर सोचता है, फिर आत्मविश्वास से बोलता है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत दुख भरी परिस्थिति और सबक। हम फिर से घरे बनाएंगे और इस बार पहले से ज्यादा मजबूत बनाएंगे। माधव और गांव के कुम्हार फिर से जुट जाते हैं। वे दिन रात मेहनत करते हैं। इस बार वे और ज्यादा ध्यान रखते हैं। वे रात भर जागकर घरों की देखभाली करते हैं। सेठ धनीराम के लोग फिर से वहां आते हैं, लेकिन इस बार सभी कुम्हारों को जगता देख वे लौटकर वहां से चले जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद नए घरें तैयार हो जाते हैं। इसके बाद माधव और कुछ साथी बैलगाड़ी में घरों को भरकर दूसरे गांव ले जाते हैं। वहां एक बड़ा व्यापारी उनका स्वागत करता है। तुम लोग बहुत बढ़िया घरे बनाते हो। हाँ साहब, हमारी मेहनत और ईमानदारी ही हमारी पहचान है। वाकई सचमुच बेहतरीन कारीगरी है। मैं इसी तरह हर महीने तुमसे घरे खरीदूंगा और तुम्हें पूरा दाम दूंगा। माधव और उसके साथी खुशी से एक दूसरे को देखते हैं। उधर सेठ धनीराम अपनी दुकान में अकेला बैठा था। उसके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। पास में खड़ा सेठ धनीराम का नौकर उससे कहता है। सेठ जी, अब तो कोई भी आपसे घरे नहीं खरीदता। सब माधव के पास जा रहे हैं
और तो और वह धीरे धीरे अमीर होने लगा है। हाँ, पर क्या करूं? मैंने अपनी चालाकी से खुद अपना नुकसान कर लिया। अगर मैंने माधव के साथ मिलकर काम किया होता तो आज मैं भी तरक्की कर रहा होता। तभी अचानक माधव अपनी माँ के साथ वहां आता है। माधव को वहां देखकर सेठ धनीराम उससे कहता है, मुझे माफ कर दे माधव, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। ठीक है सेठ जी, पर याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और वो सभी को उनके कर्मों का फल देता है। वैसे माधव, आज तुम यहाँ क्या करने आए हो? सेठ जी, मैं आज तुमसे नेहा का हाथ मांगने आया हूँ। ठीक है माधव, मुझे लगता है कि मेरी बेटी भी तुम्हें चाहती है। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। माधव और नेहा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। इसके बाद सेठ धनीराम अपनी बेटी नेहा की शादी माधव से कर देता है। अब सेठ धनीराम भी माधव और अन्य कुम्हारों के साथ मिलकर काम करने लगता है।